Okay, chalo. So let us start with the numericals from chapter ray optics, right? तो कल हमने सारे फॉर्मूले जो है वो लिख के लिए थे, तो आज हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। शायद दो न्यूमेरिकल्स किए भी थे हमने कल लास्ट टाइम। ओके, सो लेट अस कंटिन्यू द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम alternating currents. Okay, I hope all of you can hear the sound clearly. Yes. So let us see the numerical. हमने शायद कल 12th वाला एक न्यूमेरिकल किया था। Yes. Okay, so let us see the next 13th numerical. I hope you can have the textbook. टेक्स्ट बुक है तुम्हारे पास तो रीड करो उसमें से। देखो, लाइट बल्ब इज रेटेड 100 watt फॉर 220 volt AC supply of 50 hertz. Yes, that means a light bulb is rated 100 watt. अच्छा, ये भी किया था शायद ना। यस, ओके। Yes, we already done this 13th also. Okay, see the next one, that is 14th here. 14th, 15.0 microfarad capacitor is connected to 220 volt 50 hertz source. Okay, फाइंड द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब हमको निकालना क्या है, XC निकालना है, XC। ओके, कैपेसिटिव रिएक्टेंस मतलब XC एंड ऑल्सो द करंट RMS एज वेल एज पीक। तो ऑल्सो द करंट, करंट मतलब उसको RMS करंट को हम बोल देंगे IRMS और पीक करंट को बोल देंगे I0, राइट? दैट इज टू बी फाउंड आउट। इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, व्हाट विल हैपन टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट? तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन ये है कि इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड, तो उसको अगर हम डबल करेंगे तो व्हाट हैपेंस टू XC, दैट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस एंड द करंट। करंट को क्या होता है वो भी हमको ढूंढ के निकालना है। यस, सो लेट अस ट्राई दिस। सी हियर, सबसे पहली बात यहाँ पे हमको दिया हुआ है कि एक 15 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज सोर्स। ओके, तो सपोज दिस इज द सोर्स एंड दिस इज द कैपेसिटर विच इज कनेक्टेड इन दिस वे। तो अभी इस केस में देखो, ठीक से इस सोर्स का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है 220 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज, मतलब ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये EMF हो गया, ठीक है। और ये EMF के बारे में मैंने कल ही बताया था कि अनलेस एंड अनटिल इट इज मेंशन्ड वी हैव टू अज्यूम दैट दिस EMF इज नथिंग बट द RMS EMF। हमेशा हमको ये RMS EMF है करके ये अज्यूम करना है। तो इसलिए यहाँ पे हमको ERMS दे रखा है 220 वोल्ट और फ्रीक्वेंसी जो है इसी सोर्स का वो 50 हर्ट्ज। ओके, और XC हमको निकालना है। देखो, सबसे सीधी सबसे पहली बात यह है कि XC के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, XC इज इक्वल टू 1/2 पाई इंटू FC। तो अगर हम ये यूज करेंगे यहाँ पे तो हमको मिलेगा 1/2 इंटू पाई, वेयर पाई इज नथिंग बट 22/7 और वी कैन जस्ट टेक इट एज 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी इज 50 एंड C इज 15 माइक्रोफैराड। ये देखो इधर 15 माइक्रोफैराड, तो वो हमको यहाँ पे डालना है। तो यहाँ पे आएगा 15 इंटू 10⁻⁻⁶। So this will be actually the XC. So what is XC here is going to be, तो 1/, ये 2 into 50 क्या बन रहा है 100, so 3.14 into 100 becomes 314 into, here it is 15 and 10⁻⁻⁶ goes up and becomes 10⁻+6 here, and now
We have to work out this using log tables. If you have the log table, just work this out fast. Just take the log of 314, which is 0.4969 और 2.4969 चेक. एंड 15 का लॉग जो है वो भी निकाल सकते हैं आराम से. बताओ कितना आता है 15 का लॉग. Okay, so I am having the log table here. So you can just see in the log table log of 15. 15 का जीरो में देखना है 1761, करेक्ट है. तो दिस इज 1761 is going to be the log of 15 and that is also 1 point. Okay, 15 क्योंकि इसलिए 1 point. तो अभी इन दोनों का एडिशन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 10 आ जाएगा, यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ पे 17 आएगा और यहाँ पे 6 और इधर 3. ओके, बट इसका हमको रेसिप्रोकल भी करना है, मतलब उसको ऊपर लेके जाना है. तो 1 के लॉग में से माइनस करना पड़ेगा. 1 का लॉग कितना होता है 0.0000 माइनस ये 3.6730. तो इसमें से हमको मिलेगा 0. यहाँ पे ये 10 बनेगा, ये 9 बन गया, ये 9 बन गया और ये 12 बन गया. तो 10 में से 3 गया 7, इधर आया 2, इधर आएगा 3 और फिर 12 minus 3 comes out to be bar 4, right? And then we'll be able to take the antilog of this, and that will be actually, तो antilog के टेबल में उनको देखना है 32 का 7 में. देखो ठीक से 32 का 7 में कितना आ रहा है 2123. okay, so this is 2123 here. So this is 2123. So 2.123 into 10 raised to minus 4. So this is going to be here. So 2.123 into 10 raised to minus 4. This 10 raised to 6 is already kept as it is. We are not taking it into the consideration. So xc becomes actually equal to ये 10 raised to minus 4 into 10 raised to 6 क्या बनता है 10 raised to 2 बनता है. और वो 10 raised to 2 multiplied by this 2.123 becomes 212.3 and that is in ohms. Okay, that is the इंडक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस. चलो ठीक है, तो ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस वाला जो पार्ट है तो वो तो हमारा खत्म हो गया, ये हमने निकाल लिया. ओके, अभी IRMS निकालना बाकी है. हाउ कैन वी गेट दिस IRMS? सो IRMS कैन बी ऑब्टेन टू बी सिंपली ERMS अपॉन XC. ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला है. दिस इज जस्ट ओम्स लॉ अप्लाइड फॉर AC सर्किट, रिमेंबर. So if we use it here, then we can get this ERMS. How much it is? 220 volt. Remember that unless and until it is mentioned, we have to assume that the EMF given is ERMS. So we have to write it as 220 and that is to be divided by this 212.3. Okay, so ये जो है ये हम कर सकते हैं आराम से अभी. तो 220 का लॉग हमको निकालना होगा. How much it comes out to be? 22 का देखना है हमको 0 में, तो 3424. So it comes out to be 2.3424 and that is to be divided by 212.3 का log, जो कि यहाँ पे simply 2.3270 ही आएगा. चेक करो. और अगर इन दोनों का अगर हमने डिफरेंस लिया तो यहाँ पे बचेगा 4, यहाँ पे 12 बन जाएगा और ये 3, तो 12 minus 7 5, 3 minus 2 1 और इधर बचेगा 0 और इधर भी 0. करेक्ट है. और इसका अगर हम एंटीलॉग निकालते हैं तो हमको मिलेगा 0.1 का हमको देखना है 5 में और 4 में. 0.1 का 5 में मिल रहा है 1035. ओके, और 4 में उसके मीन डिफरेंस में हमको मिल रहा है 1, तो वो 1036 हो गया. 1036 एंड पॉइंट शुड बी आफ्टर 1 digit and multiply by 10 raised to 0 does not make any difference. So we are going to get the RMS value of current to be simply equal to 1.036
ampere. Okay, so this is the current, RMS current flowing through this circuit. But if we just see I नॉट अगर हमको निकालना है तो हमको ये रिलेशनशिप यूज करना होगा, RMS करंट और पीक करंट के बीच में जो रिलेशनशिप होता है, तो IRMS is actually I0 by √2. So we can just say that I0 is going to be √2 times of IRMS, and hence √2 मतलब 1.414 multiplied by 1.036 और 04 we can say. So ये अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको मिलेगा that is the current I0, that is the peak current. So we can just find it out by using the log of this 1.036, which is already this here. So this is 0.0154 and plus √2 जो कि 1.414 है, उसका लॉग कितना बनता है चेक करो ठीक से। यहाँ पे 1.4 का मतलब 14 का हमको देखना है 1 में और मीन डिफरेंस 4 में जो कि 12 है, 13 है, नहीं सॉरी 12 है, तो वो हमको ऐड करना है 1492 के अंदर जो बनता है 1504, राइट 1504. जस्ट कीप कॉपी इट एज इट इज 1504 एंड इट विल बी एक्चुअली 1 पॉइंट मतलब वो 0 पॉइंट हो गया वो, तो 0 पॉइंट और इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो देखो क्या मिलेगा, यहाँ पे में आएगा 8, यहाँ पे आएगा 5, इधर 6 और 1 और यहाँ पे 0, और इसका हमको निकालना है अभी एंटीलॉग, जिससे हमको मिल रहा है, देखो एंटीलॉग के टेबल में हमको 16 का देखना है 5 में, तो 16 का 5 में मिल रहा है 1462, और उसी लाइन में 8 का मीन डिफरेंस 3 है, तो वो ऐड करके मिलता है 1465. So this is 1465, and as usual point should be after one digit, into 10 raised to 0 does not make any difference. So we are going to get the final answer 1.465 ampere. This is actually going to be the peak current flowing through this circuit. Yes, we can write it as 1.47 directly. एंड रही बात ये लास्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड व्हाट हैपेंस टू द XC एंड I0. ओके, तो देखो ठीक से यहाँ पे एक सिंपल सी बात हम समझ सकते हैं कि XC का जो फॉर्मूला है 1/2πfc है, राइट, जिसको चलते हम ये बोल सकते हैं कि XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी. सो इफ फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड what will happen to the XC? XC will be halved. ओके, वो हाफ हो जाएगा, आधा हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. लेकिन अगर करंट के बारे में अगर बात करते हैं तो करंट I0 जो है या IRMS बोल सकते हैं, तो IRMS इज गोइंग टू बी एक्चुअली ERMS अपॉन XC, करेक्ट है. तो यही फॉर्मूला हमने यहाँ पे यूज किया. लेकिन XC का एक्चुअली फॉर्मूला क्या है, तो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे 1/2πfc जो है, तो उससे हमको मिलता है IRMS इज गोइंग टू बी ERMS अपॉन XC. लेकिन ये XC इज ऑलरेडी 1/2πfc, तो इट विल गो अप एंड इट विल बिकम इनटू 2πfc, एंड बाकी सब कांस्टेंट्स है. सो वी कैन जस्ट से दैट दिस IRMS is actually proportional to the frequency, and since it is directly proportional to the frequency, what we can say is if frequency is doubled then IRMS will also be doubled. So that is the answer. If frequency is doubled then IRMS, that is the current, will also be doubled. Okay, so this is the answer of this last question. Okay, just take the screenshot of this first. And now obviously if you have some doubt you can just put it in the chat box or just unmute your mic. Yes, let's go to the next question. That is 15th question here. Okay,
Yes, I'm just going to read it. See carefully. An AC circuit consists of only inductor of inductance 2 Henry. देखो ठीक से, AC circuit consists of only inductor of inductance 2 Henry. Okay, if a current is represented by sine wave of amplitude 0.25 ampere. Okay, मतलब the current is represented is a sine wave simply with amplitude given here 0.25 ampere. Okay, and a frequency कितना है उसका 60 hertz. Okay, 60 hertz frequency. Yes, calculate the effective potential difference across inductor. Calculate the potential difference across inductor, मतलब L we can say. That means we want to find out EL, correct है? EL is to be found out. That means the effective potential difference across this inductors. Okay, just read this question again. AC circuit consists of only inductors 2 Henry. तो ये suppose AC source है, ये इंडक्टर यहाँ पे जुड़ा हुआ है जिसका इंडक्टेंस 2 हेनरी है, और इस AC सोर्स का जो है हमको EMF तो पता नहीं लेकिन करंट पता है, और ये एम्पलीट्यूड दिया हुआ है. देखो ना ठीक से, अगर AC सोर्स का जो करंट है उस करंट का वेव फॉर्म साइन वेव जो है, उस साइन वेव का एम्पलीट्यूड अगर दिया हुआ है 0.25 करके, तो ये 0.25 एक्चुअली क्या हो गया, आई नॉट हो गया. आई नॉट, उसको हमको आई नॉट बोलना होगा. सो आई नॉट इज गिवन टू बी 0.25 एम्पियर and frequency is obviously 60 hertz. It's given already. Okay, so we want to find out the potential difference across the inductor. How can we get this? तो हमको मतलब ERMS निकालना है. तो ERMS के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ERMS is always equal to IRMS into XL. Okay, for that we need to find out IRMS as well as XL. Okay, तो XL तो निकालना कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि हम बोल सकते हैं XL will actually be equal to 2 pi FL. ये फॉर्मूला हमारे पास है, तो उसको अगर हम यूज करेंगे तो हमको मिलेगा 2 into 3.14 into frequency which is 60 and L, that is the inductance which is 2 Henry here. So if we just combine all these things we can get this XL value here. So XL कितना आ रहा है देखो ठीक से, 2 into 2 4 4 6 24, तो 240 हो गया वो. तो 240 multiplied by 3.14, how much it comes out to be? That will be XL. Okay, keep it as it is. वैसे भी हमको वो निकालने के लिए तो बोला नहीं है. ओके, एंड रही बात IRMS की, तो IRMS कैसे निकाला जाता है हमको पता है ऑलरेडी, I naught by root 2, करेक्ट है, I naught by root 2. So we can just get his I naught to be 0.25 here and divided by root 2, so that we can just get 0.25 divided by root 2, मतलब 1.414 here, and this is actually going to be this IRMS. And now we have to put all these values here in this equation so as to get the calculate potential difference across the inductor, effective potential difference across inductor. So ERMS can be obtained to be simply IRMS into XL. Well, IRMS is nothing but 0.25 upon 1.44414, and XL is nothing but this 240 multiplied by 3.14. Okay, so this is 240 into 3.14. ये सब कैलकुलेशंस जो है वो हमको एक साथ करने हैं. ओके, ये 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं, है कि नहीं? इसको अगर हम 0.25 को 1/4 लिख देंगे तो इसका मतलब इसको 4 से डिवाइड करना होगा. तो 4 से डिवाइड करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, सीधा 60 बन जाएगा. तो यहाँ पे डायरेक्ट 60 लिख देंगे, तो ये बन गया 60. यहाँ पे आएगा 3.14 एज इट इज और डिवाइड बाय 1.414 एज इट इज, एंड देन we'll be able to take the log of this. Now what is the log of 60? Just check it in the log tables. It will be 1.414
तो 60 का लॉग हमको मिल रहा है 7782. Here it is 1.7782. एंड फाइनली 3.14 का लॉग जैसा कि हमको पता है 0.4969. If we add them up, we get this 11. Here it will be 15. Here it will be 17. Here it will be 12 and 2. Okay, but log of 1.414 is also to be found out. तो देखो 14 का देखो 1 में और 4 में डिफरेंस 12 ऐड करके वो बनता है 1504 as before. 1504. Okay, so this is 1504, but that is 0 point. Okay, so this is 0 point. And if you just subtract here, यहाँ पे ऐड करना था, यहाँ पे subtract करना है, तो ये बन गया 11, ये 4, जिससे ये 11 minus 4 7, यहाँ पे आएगा 4, इधर आएगा 2, और फिर यहाँ पे आएगा 1, और फिर 2 as it is. अभी 1247 का हमको निकालना है एंटी लॉग, जिससे हमको मिलेगा 12 का देखना है हमको 4 में और मीन डिफरेंस 7 में, जो कि 2 है. तो 30 में 2 ऐड करेंगे तो 1332 आता है. 1332. Okay, point will be after one digit as usual, multiplied by 10 raised to this number, that is 2, which makes it as 133.2, which is going to be the final answer. So 133.2 volt. This must be actually the effective voltage across the combination. Let us check. Yes, 133.32 volt. Okay, just take the screenshot of this fast. Yes, let us go to the next question. That is the 16th question from your textbook. See here, it tells us that an alternating EMF of E is equal to 220 sine pi t. Okay, this is the equation of alternating EMF is applied to the circuit एक सर्किट के अंदर अप्लाई किया containing inductance of 1 upon pi Henry. That means containing inductance of 1 upon pi Henry. We'll write down symbolically. ठीक है ना, थोड़ा टाइम बचेगा. तो चलो देखो यहाँ पे L जो है वो 1 upon pi Henry दिया हुआ है. Write an equation for instantaneous current through the circuit. Okay, so write equation for instantaneous current. मतलब हमको I का इक्वेशन निकालना है. जैसे ये E का इक्वेशन है वैसे I का इक्वेशन हमको निकालना है. And also the next question asked here is, what will be the reading of AC galvanometer connected in circuit? Okay, what is the reading of AC galvanometer, okay, connected in the circuit? Yes. अभी इसमें एक बात याद रखो कि जैसा कि थ्योरी के टाइम मैंने बताया था कि whenever galvanometer is connected across a AC source, ठीक है, it always measures the RMS values. ठीक है, तो वो RMS करंट मेजर करेगा. दैट मींस इनडायरेक्टली हमको यहाँ पे लास्ट स्टेटमेंट में जो है ना वो हमको IRMS निकालने के लिए बोला है. IRMS फाइंड करने के लिए पूछा है. ठीक है, और यहाँ पे सेकंड लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमको इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट के लिए हमको इक्वेशन ढूंढ के निकालना है, जो कि हमको I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी के हिसाब से हमको मिलता है. बट अभी ये हमको समझना है कि अगर EMF का इक्वेशन ऐसा है, देखो EMF का इक्वेशन दे रखा है इस तरह से, E इज इक्वल टू 220 साइन पाई टी. दिस इज द इक्वेशन फॉर EMF, no doubt. But if we just want to find out the equation for current, then we have to remember in case of an circuit which contains an inductor across an AC source, what happens is current actually lags
behind the EMF. याद है सभी को, करंट हमेशा लैग करता है, और करंट के लैग करने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे पाई बाय 2 से उसका फेज एंगल पीछे रहेगा, पीछे। तो उसकी वजह से करंट का जो इक्वेशन है वो हम इस तरह से दिखा सकते हैं, आई नॉट साइन ब्रैकेट में क्या आएगा, सेम एंगल यहाँ पे आएगा पाई टी, बट इट शुड बी सब्ट्रैक्टेड बाय पाई बाय 2। करेक्ट है? व्हाई पाई बाय 2? बिकॉज करंट इन इंडक्टर ऑलवेज लैग्स बिहाइंड द EMF by a phase angle of pi by 2. That's why its phase angle will remain pi by 2 behind, means pi by 2 माइनस करना पड़ेगा उसके अंदर। करेक्ट है? बट रही बात ये आई नॉट की, तो आई नॉट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये ई नॉट है, इससे हमको पता चलता है ई नॉट इज गोइंग टू बी 220। करेक्ट है? 220 वोल्ट, क्योंकि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी रहता है, और इससे हमको ये ओमेगा भी पता चल जाता है। देखो, ओमेगा इज ऑब्टेन टू बी पाई फ्रॉम दिस इक्वेशन इटसेल्फ। सो ई नॉट मिल गया, आई नॉट हमको निकालना है, तो ई नॉट और आई नॉट के बीच में क्या रिलेशनशिप रहता है, इसका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है एक्सेल, उसको अगर हम मान लिया, तो आई नॉट के लिए अगर हम ओम्स लॉ यूज करते हैं एसी सर्किट के अंदर का, तो हमको मिलेगा ई नॉट अपॉन एक्सेल। लेकिन यहाँ पे एक्सेल हमको पता नहीं है, ढूंढना पड़ेगा। तो एक्सेल के लिए हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है, एक्सेल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू एल, or directly we can write it as omega into L, where omega is already obtained here to be pi, and L is already given, so pi multiplied by this L is inductance is 1 upon pi, see there. So if we just put this 1 upon pi here, then we can just get this pi cancelled, and we're left with 1 ohm, that is the XL value. And once we get this XL, we can just put it here in this formula so as to get I naught, and once we get I naught, we can get E naught upon, okay, अच्छा E naught कितना है, देखो 220 है, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 220 divided by 1, which will make it 220 only. So I naught is going to be simply 220 ampere. And once we get I naught and omega also already there, so we can just construct the equation of current. So what is the equation of current then? Instantaneous value of current is given by the formula I is equal to, ये देखो यहाँ पे I naught है ना, तो I naught is 220 only, तो 220 into sine of pi t minus pi by 2. Okay, but if you want to express it in terms of cos, then this sine minus sine has to be taken out. तो चलो ठीक है, पहले फिलहाल इसको ऐसे एज इट इज रख देंगे, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में वो क्या बनेगा, तो देखो I naught can be, sorry, I can be written to be simply equal to, minus sign can be taken common, so you get this minus sign into 220 into sine of this bracket will get reversed, and we'll get this pi by 2 minus pi t. And as we know already that sine 90 minus theta happens to be cos theta, so we can just get in the next step, that is I is equal to minus of 220 into cos pi t. Correct है? So this is going to be the equation for instantaneous value of current. Okay, and what else? What is the reading of AC galvanometer? That means IRMS we want to find out. So obviously IRMS is going to be actually I naught by root 2, and I naught is already, see, 220. So if we just put it here, then we can get IRMS to be simply 220 divided by root 2. Root 2 matlab 1.414, so that we can just take the difference of log of 220 and 1.414 once again. So 220 का log कितना बन रहा है, देखो 22 का देखना है जीरो में, जो बनता है 3424. okay, so 3424, but that should be 2 point, right? And 1.414 मतलब 14 का हमको देखना है 1 में और 4 में, जो हमने ऑलरेडी पहले भी निकाला था, जो बनता है 1504. yes, 1504. If you subtract this here, then we can be able to get this 0, here it will be 2, here it is 9, and here it will be 1 and 2 as it is, so that we can just get the log of, anti-log of 1920. 19 का देखना है 2 में, और 1556 मिल रहा है, so it is 1556, that's it. And point will be after first digit, and that is multiplied by 10 raised to 2, which makes it as 155.6 as the final value. So IRMS is actually going to be 155.6
ampere. This should be the reading of the galvanometer which is connected in series with the inductor here. Okay, तो यहाँ पे अगर हम कोई गैलोमीटर अगर कनेक्ट कर देंगे तो उसके अंदर रीडिंग कितना मिलेगा हमको, तो करंट का आरएमएस वैल्यू के बराबर का, मतलब 155.6 एम्पियर, इतना हमको रीडिंग उसका मिलेगा. गेटिंग इट? 100 पाई. ओके 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 ओके, राइट राइट राइट. ये इक्वेशन जो है वो ये हमारा गलत हो गया. 100 पाई टी. Just method is again the same thing. So only the omega will change here. That means it will be 100 pi, and hence here it will be 100 pi again, and here it will be XL will change. That is omega into L, right? So it will actually be 100 pi into 1 upon pi. So that it pi gets cancelled, and we'll be left with 100 ohm. Right, 100 ohm will be the XL. So that I naught will actually be equal to 220 upon 100. That means it will be 2.2 ampere actually. That is the I naught. Okay, 2.2 ampere. Yes, and then the current का equation जो बनेगा तो वो बनेगा इस तरह से 2.2 into sin 100 pi t minus pi by 2, which can also be written as minus 2.2 into sine pi by 2 minus 100 pi t. Okay, and then we'll be able to get this equation as 2.2 into cos 100 pi t as it is, and then बाकी ये जो है वो same as it is हमको मिलेगा. ये 2.2 divided by 1.44414 will be actually 1.556 एम्पियर. बाकी देख सकते हो, ठीक है ना? Yes. चलो, do the next one. If you want, you take the screenshot fast. Yes. Let us do the next, that is 17th question. See here, a 25 microfarad capacitor a 0.1 Henry inductor, 0.1 Henry inductor, and a 25 ohm resistor are connected in series, okay, with an AC source which is given by E is equal to 310 into sine 314 t volt. Okay, what is the frequency, reactance, impedance, and current, and phase angle also. Okay, तो देखो इतने सारी चीजें हमको निकालनी है. Let us do it fast. See here, सबसे पहली बात की जो EMF का जो इक्वेशन दिया हुआ है, so we can just compare it with the standard equation जो कि हमारे पास है. देखो EMF का इक्वेशन दिया हुआ है, E equal to 310 sin 314 t, करेक्ट है. We can compare it with E is equal to E naught sin omega t. Okay, so if we compare this here, then we can just be able to get E naught equal to 310, and also that omega is equal to 314. But if you want to find out this frequency here,
ये फ्रीक्वेंसी अगर हमको निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा, just we'll have to put this omega as 2 pi f. So we can say that omega is equal to 2 pi f, and if you just put this value of omega here as 3.314 and 2 into this pi will be 3.14 into frequency f is to be found out. So we can just cancel out this 3.14 and 314, just leaving behind 100 in this side here, so that we can get this 100 is equal to 2f, which gives f is equal to 50 हर्ट्ज. करेक्ट है, फ्रीक्वेंसी तो मिल गया. तो फर्स्ट क्वेश्चन हैज बीन सॉल्व्ड. रिएक्टेंस, अभी देखो रिएक्टेंस कैसे निकालना है. देखो एक्सेल के लिए हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है ओमेगा इंटू एल, वेयर ओमेगा इज ऑलरेडी देयर, दैट इज 314 इंटू एल इज ऑलरेडी 0.1 हेनरी. दिस इज द एल. So if we just multiply these together, then we will be able to get this 31.4, and that is in ohm. दूसरा है XC, जो कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है 1 अपॉन ओमेगा C, जिसमें 1 अपॉन ओमेगा इज ऑलरेडी अगेन दैट इज 314 एंड C इज एक्चुअली 25 माइक्रोफैराड C. So 25 माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁶, which will become in the next step. तो ये 10⁻⁶ ऊपर चला जाएगा और बचेगा ये 10⁻⁶. नहीं तो 10⁻⁶ को हम ऐसा करेंगे 10⁻, या 10,000, नहीं तो ठीक है 4 zeros लगा देंगे, क्या फर्क पड़ता है. और यहाँ पे 314 इंटू 25, जिसको अगर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमको मिल सकता है यहाँ पे 25 को हम रिड्यूस कर सकते हैं इसके साथ, तो यहाँ पे आएगा 4 और बाकी 4 zeros एज इट इज. सो इट विल बी 40,000. यस, 40,000 अपॉन 314. ओके, अभी 40,000 का अगर हम लॉग निकालते हैं तो हमको 40 का देखना पड़ेगा 00 में, जो कि बनता है 6021, राइट. सो हियर इट विल बी, लेकिन पॉइंट जो है वो 1 2 3 4 5 डिजिट्स के बाद है, तो इसलिए 4 कैरेक्टरिस्टिक आएगा. सो इट विल बी 4.6021, दैट इज अ लॉग ऑफ 40 इन 0, एंड 314 का तो तुमको पता ही ऑलरेडी 4969, right? So if you just subtract this, then we'll be able to get this 11, this will be 1, so you'll get this 2, here it will be 11 again, and it will be 9, and here it will be 5, so here it will be 0, here it will be, नहीं इसने कैरी भी दिया ना, तो ये 5 बनेगा, जिसके कारण यहाँ पे आएगा 1, करेक्ट है, और फिर 2. यस, सो 1052 का देखना है हमको एंटी लॉग. तो 10 का हमको देखना होगा 5 में, जो कि 1274 है, और 2 के मीन डिफरेंस में ऐड करके वो 1275 आता है. 1275, so 1275, and point will be after 2 digits, so it comes out to be 127.5 ohm. okay, and resistance तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो रिएक्टेंस हमको मिल गया. ठीक है, रिएक्टेंस कंप्लीट हो गया. अभी इंपीडेंस हमको निकालना है. इंपीडेंस के लिए हमारे पास रेडीमेड फॉर्मूला है Z इज इक्वल टू रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, जिससे हमको मिलता है R स्क्वायर. R कितना है देखो 25, तो 25 का स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिफरेंस. अभी देखो XL कितना है 31.4, राइट. सो दिस इज 31.4 माइनस ये कितना है 127.5, सो 127.5 और उसके डिफरेंस का स्क्वायर, जो कि बनेगा एक्चुअली 625 प्लस हियर इट विल बी, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दीस टू, 5 minus 4 1, 7 minus 1 is 6, 12 minus 3 9. ओके, सो इट बिकम्स 96.1 और उसका भी हमको स्क्वायर करना है. ठीक है, तो अभी देखो z का जो वैल्यू है तो वो हमको क्या मिलने वाला है, रूट ऑफ 625 एज इट इज, बट प्लस 96.1 का स्क्वायर. हमारे पास स्क्वायर का भी एक टेबल है, तो उसके अंदर 96 का हमको देखना है 1 में. देखो 96 के सामने 1 के नीचे कितना है 923521, बट पॉइंट जो है वो 2 डिजिट्स पीछे आएगा, तो 9235 बस हो गया हमारा 9235.
9, 2, 3, 5. If we add this up, we can just get this 5 plus 5, 10. 1 carry, 3 plus 3, 6. 2 plus 6 is 8 and 9 as it is. And now we have to take the square root of this. So we can write it as 98.6 into 10 raised to 2 and see the square root of 98.6 from the square root table from 10 to 100. तो 98.6 का मतलब 98 का देखना है 6 के नीचे जो कि बन रहा है 9.930 9.930. So this is 9.93 into 10 raised to 1, which makes it as 99.3 ohm. This is actually going to be the impedance. देखो impedance भी मिल गया, करेक्ट है क्या? चेक करो एक बार. Yes. And then we'll be find out the current. तो अभी इसमें कुछ बोला नहीं है कि कौन सा करंट हमको निकालना है. तो by default we have to assume it as the RMS current. Okay, remember, so we have to find out the RMS current. So how will you get that? IRMS is actually equal to ERMS upon Z, but ERMS is already not given here. Instead of that, E naught is given, so we can just write it as E naught by root 2, that is divided by Z, so that we can get this as E naught by root 2 Z. करेक्ट है ना? इसको हम ऐसा लिख सकते हैं E naught upon root 2 Z. Okay, so E naught कितना है देखो, देख से 310 and that is divided by root 2 का वैल्यू 1.414 और Z का वैल्यू जो कि अभी अभी मिला यहाँ पे 99.3. ओके, तो ये पूरा कैलकुलेशन कर दो. यू कैन जस्ट गेट द वैल्यू ऑफ करंट. दैट विल बी, यू कैन एक्सपेक्ट इट एज 2.21. ओके, सीधी बात है कि हाँ 99 इंटू 1.4 मतलब 99 का 1.5 गुना मतलब 150 के आसपास तो आ ही जाएगा. और 150 का डबल ही तो होता है ना 300, इसलिए उसको हम 2.21 के आसपास लिख सकते हैं. नो डाउट, कैलकुलेशन कर सकते हो, करो और मिल जाएगा तुमको आंसर. और लास्ट में हमको पूछा जा रहा है फेज एंगल. सो फेज एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है देखो, tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R. ये फॉर्मूला है. तो XL माइनस XC हमने ऑलरेडी यहाँ पे ढूंढ के निकाला है. दैट एक्चुअली माइनस नेगेटिव हियर, बट स्टिल ओके, बिकॉज माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस ही होता है, इसलिए लेकिन यहाँ पे वो मैटर करेगा. तो यहाँ पे 90 माइनस 96.1 टू बी डिवाइडेड बाय 25. ओके, तो ये अगर हम करेंगे तो इंटू 4 अगर करते हैं तो नीचे आ जाएगा 100 और ऊपर बचेगा ये 4 1 जा 4, 4 6 जा 24 and here it will be 2 carry, 9 4 जा 36 plus 2 38. Okay, so it comes out to be actually 3.844, right? This is the value of tan phi. But if you want to find out this phi, then we'll have to find out this tan inverse of 3.844. Okay, so just try to find out this. From the natural tangents. Okay, नेचुरल टेंजेंट का जो टेबल है तो उसके अंदर हमको करना है, ये जो नंबर है वो ढूंढना है बीच में. 3.844 कहाँ पे मिलता है देखो, 3.844 हमको 3.8391 मिल रहा है 75 डिग्री 24 मिनट्स में. तो 75 डिग्री एंड 30 मिनट्स के आसपास. और देखो 8391 हमको मिल रहा है, बट वी वांट 844 ना, 844 चाहिए ना हमको. ठीक है, तो मतलब वो 10 और ये 50 है क्या किधर? ठीक है, 75 डिग्री एंड 31 मिनट्स के आसपास उसको हम ले सकते हैं. सो 5 comes out to be 75 डिग्री एंड 30 मिनट्स, which can also be written as 75.5 degree. Okay, so 5 can be written as 75.5 degree, which can be converted into radian
by just multiplying it by pi by 180 here. So you can get this as 75.5 into pi by 180, and then it will be in radian. Okay, तो ये वर्कआउट करो. We'll do it by log table or just calculator. Do it fast. देखो 75.5 divided by 180 multiplied by 3.14. It comes out to be 1.317. Okay, 1.317, and that is going to be in radian, but not necessary actually. It's okay if you keep it in degrees only. तो डिग्रीज में भी रखते हो 75 डिग्री 30 मिनट्स, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, चलो ठीक है. सो वी हैव डन विद दिस 17 न्यूमेरिकल्स टुडे. So we'll let us continue the next numericals next time in the next lecture. Okay, so if you want, you can just take the screenshot of this whole. Okay, is there any doubt? Okay, ठीक है then. Let us stop here. Thank you all of you.